ये वो शख्सियत है जिनके लिए कहा जा सकता है कि जो लोग संघर्षों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जयंत देशमुख जी, जो अपने क्लास लेते वक्त अपने जो बच्चे हैं जिन्हें ये पढ़ाते हैं उनको ये कह रहे थे कि सफ़र में दुश्वारियां हैं बहुत, सफ़र में दुश्वारियां हैं बहुत, लबों पर तरन्नुम सजा कर चलो, ये झुकने की आदत भुला कर चलो, जो मेरे साथ हो तो सर उठा कर चलो, जो मेरे साथ हो तो सर उठा कर चलो। ज़िंदगी से लड़ती ये शख्सियत सर पे कफन बांध के निकली है कि रंगमंच को मैं ज़िंदा रखूँगा। और 70 फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन करने के बाद जब इनसे पूछा गया कि रंगमंच क्यों, बोले यार ये तो संगीत है जीवन का, मैं वहाँ बोर होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं एनर्जी लेके फिर वहाँ चला जाता हूँ। आज आपके उसमें निर्देशन में आप देखेंगे नाटक, आज नट सम्राट आलोक जी के साथ ये नाटक जो आपने किया था उसका एक वाकया है कि जब ये नाटक शुरू हुआ था दोनों के संघर्ष की दास्तान है, पुराने दोस्त मिलकर इस नाटक को करने हैं। और इस नाटक को जब करने के लिए आलोक जी के जैकेट का बटन लगाना था तो उनका पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो इन्होंने लोगों ने कहा जी ये नाटक हो पाएगा, तो इन्होंने उसकी जैकेट के बटन लगाते हुए कहा था कि 10वें शो में ये पेट अंदर होगा और 15वें शो में ये नाटक देश में नाम करेगा। उसी नाटक के साथ मैं जयंत जी को मंच पर पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक और शख्सियत आज यहाँ पर है जिनका चिर परिचित चेहरा हम सब के जहन में वैसे ही बसा हुआ है जैसे जयपुर के लैंडमार्क्स बसे हुए हैं। मैं सुनील सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। पढ़ने के दौरान से लेकर सुनील जी से बहुत लगाव रहा है हमारा। आपने कई फिल्मों में सुनील को देखा होगा। सुनील माचिस से लेके रुदाली तक, गुलजार साहब के अनेक प्रोडक्शंस में आप नज़र आए हैं। मिर्ज़ा गालिब में आप बहुत ही शानदार रोल में थे। उसके अलावा आपने एकजुट में नादिरा जी के साथ बहुत सारे रोल किए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने पृथ्वी थिएटर में आपके नाटक देखे हैं और बड़ा आनंद आता है जब भी मैं सुनील भाई के साथ कुछ काम करता हूँ या सुनील भाई को काम करते हुए देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। सुनील जी भी बता रहे थे कि अभी कुछ नए नाटकों के प्रोडक्शन पर आप काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं और जयपुर में आपका स्वागत, घर है आपका। दूसरा एक और बात होती है कि जब भी आप कहीं ट्रैफिक के चालान में फंस जाते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको पुलिस वाले याद आते हैं। और जब पुलिस वाले के पास हम फंस जाते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले हमसे पूछते हैं क्या नाटक है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला नाटक करने लगे तो वास्तव में ये काम सौरभ श्रीवास्तव साहब ही कर सकते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ IPS सौरभ श्रीवास्तव साहब को। और नाटक से जुड़ने के बाद बेहतरीन निर्देशक, बेहतरीन अपने अभिनेता, इनके व्यक्तित्व में बदलाव आ गया। ये भी बता रहे थे कि पर्सनालिटी बदल गई। तो मैंने बड़ा गौर से देखा तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए बोले ये मूंछें उसी नाटक की देन है। टेनिस के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कई नाटकों का निर्देशन आपने किया है। मायने गंभीर होने के आपका नाटक अभी 7 तारीख को यहाँ पर हुआ है और जयपुर ने बहुत दिलोजान से उस नाटक को सराहा है। हम अब इन तीनों से बातचीत करने के लिए जिस शख्सियत को बुला रहे हैं वो शख्सियत आपको अक्सर यहाँ वहाँ धीर गंभीर मुद्रा में मुस्कुराती हुई नज़र आती है। और इस जयरंगम की मजबूत कड़ी के रूप में श्री दीपक गेहरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो न केवल पेशे से इंजीनियर हैं, तबीयत के कलाकार हैं, दिल से लिखते हैं, दिल के राइटर हैं और कम लिखते हैं लेकिन जब भी लिखते हैं इन्हें पढ़ने का मन करता है और जब ये बोलते हैं तो इन्हें सुनने का मन करता है। ऐसे दीपक जी को मैं मंच की कमान सौंप रहा हूँ। मुझे हेमंत आचार्य को इजाज़त दीजिए और मंच दीपक गेहरा भाई साहब के हाथ। थैंक यू हेमंत। पैनल बहुत सुदृढ़ है और विषय जो रंग संवाद की टीम ने रखा है, अब वो वैसे तो विषय ऐसे लगता है जैसे किसी डिबेट को अंजाम देने वाला है कि थिएटर किसका, नाटक किसका, निर्देशक का या अभिनेता का। तो चलो थोड़ी डिबेट भी हो जाएगी तो आनंद आएगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे तो भी आनंद आएगा। वैसे मैंने ऐसे फौरी तौर पे एक बात को बहुत बार सुना है कि सबसे पहले नाटक का एक पिता होता है लेखक। लेखक नाटक लिखता है और नाटक बाजार में आता है या स्क्रिप्ट के तौर पे उसके पास रहता है, पर वो उसका पहला पिता होता है। जब वो नाटक ट्रेवल करता हुआ एक निर्देशक में हाथ में आता है तो नाटक निर्देशक का हो जाता है और निर्देशक उसका दूसरा पिता बनता है। निर्देशक अपनी सारे टैलेंट के साथ, सारी टीम के साथ उस नाटक को तैयार करता है और एक्टर्स को सौंप देता है।
फिर उसका मंचन होता है, तो शायद तीसरे पिता उसके एक्टर्स बन जाते हैं। अब एक्टर्स और डायरेक्टर की मोडेस्टी है, वो फाइनली कहते हैं कि अंतिम पिता तो भैया दर्शक है, वही तय करेगा कि अब नाटक किसका है। तो मैं जयंत सर से गुजारिश करूंगा और पूछूंगा कि वो कौन सी कड़ी है और वो कौन सा समय होता है जब एक लेखक का लिखा हुआ नाटक एक निर्देशक का हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो क्या प्रक्रिया है? तो मैं बातचीत शुरू करता हूँ अपने किए नाटकों से। मैं भारत भवन भोपाल में एक रंगमंडल हुआ करता था जो अब बंद हो गया है। वहाँ मैं 10 साल था और प्रोफेशनल एक्टर था। तो वहाँ रहते रहते मैंने भोपाल शहर के कुछ साथियों के साथ अपना एक ग्रुप बना के प्ले डायरेक्ट करने लगा था। जैसे कहा दीपक जी ने कि लेखक सबसे इम्पोर्टेंट है, या लेखक कह लें या वो सूत्र कह लें या वो कथा कह लें, कहानी कह लें, जिससे नाटक बना। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की। वो पेंटिंग में करता है, वो स्कल्पचर में करता है, वो कविता में करता है, वो उपन्यास में करता है। और ये सारे का समावेश या सब कुछ मिलकर नाटक बनता है। मेरे मायने से, मेरी समझ से, जितना मैंने काम किया है कि नाटक की स्क्रिप्ट आने के बाद, चाहे वो नाटककार जिंदा हो चाहे मरा हो, नाटक की स्क्रिप्ट आने के बाद निदेशक अपने दृष्टिकोण से उस नाटक को देखता है। जैसे सिनेमा में अभिनेता चुना जाता है। बहुत कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो अमिताभ बच्चन आज ज़्यादा बिकाऊ हैं इसलिए वो बिक रहे हैं, या अजय देवगन या ऋत्विक रोशन या और कुछ मान लें। वैसे ही थिएटर में भी डायरेक्टर चुनता है, अपनी कथा के हिसाब से एक अभिनेता को चुनता है। यूँ कहें तो जैसे मैंने 2 प्ले किए हैं, तो बड़े प्ले किए हैं। एक मृत्युंजय, जिसमें मैंने आलोक चटर्जी को चुना कि आलोक चटर्जी इस प्ले में मेरे साथ काम करेंगे। जैसे नट सम्राट जो मुझे करना था, नट सम्राट हिंदुस्तान के मराठी का प्ले है और बहुत माना हुआ प्ले माना जाता है, उसको एक्टर का प्ले कहते हैं वो। और हिंदी में जहाँ तक मेरी समझ है, बहुत छोटा सा एक पोर्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया था और पूरे रूप से एक नाटक के रूप में हुआ नहीं था। मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी और ये नाटक करना चाहिए। तो फिर मैंने अभिनेता चुना, वो चुना आलोक चटर्जी। मैं इस बात की ओर जा रहा हूँ धीरे धीरे कि अभिनेता बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नाटक जब आप पढ़ते हैं, एक निदेशक के रूप में जब आप नाटक पढ़ते हैं, तो नाटक पढ़ते हुए आपको उसके चरित्रों से कौन सा अभिनेता कर सकता है ये आपको समझ में आने लगता है। चूँकि आप एक शहर में करते हैं काम, यदि एक शहर से जाके दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे मैं आधे अधूरे से अपना उदाहरण लूँ तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के लिए मैंने ये प्ले किया था। वहाँ 24 विद्यार्थी थे और उनको मुझे रियलिस्टिक प्ले करना था। मुझे प्ले में 12 लोग ही हैं। वहाँ भी मैंने सावित्री, जुनेजा, जगमोहन वो चुना। में एक्टर सारे थे, अच्छे एक्टर्स थे, पर उसमें मैंने अपने लिए सावित्री चुनी कि सावित्री कौन करेगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि अभिनेता मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा निदेशक करने के बाद अभिनेता अपने अभिनय से उस चरित्र के साथ वो न्याय करते हुए, न्याय एक बहुत रूढ़ शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, करते हुए बहुत सारे वो चरित्र को निभाने की कोशिश करता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने मन से करता है। यदि आज आप नाटक देखेंगे तो जिन्होंने नाटक पढ़ा है वो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मेरी की हुई नहीं है, वो आलोक की हुई, एक अभिनेता की हुई है। कई बार अभिनेता बिना संवाद के भी संवाद करता है और इस नाटक में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभिनेता बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि
मुझे ना अभिनेता की ज़रूरत है, ना मुझे कहानी की ज़रूरत है, फिर भी मैं नाटक करता हूँ। तो उसके हिसाब से वो निदेशक होगा, निदेशक का प्ले हो गया। और मैं मानता हूँ निदेशक का प्ले 7 बजे के पहले तक होता है। 7 बजे जैसी तीसरी घंटी बजती है और नाटक शुरू होता है तो नाटक अभिनेता का हो जाता है, क्योंकि अभिनेता उस विचार को जो निदेशक दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको कैरी करते हुए ऑडियंस तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल फाइनल बात है कि दर्शक ही ये तय करता है कि नाटक अच्छा है, अभिनय अच्छा है या निर्देशन अच्छा है। ये एक अलग बात है, इस पर बहुत बहस हो सकती है। अभी बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक सिंपोजियम किया था, एक्टर्स इन वेनिशिंग पॉइंट। क्या ऐसा लगता है? मैं भी उसमें था, आलोक भी था। तो मुझे लगा कि ये किस तरह की बहस कर रहे हैं, क्योंकि आप भरत मुनि से यदि आप देख रहे हैं, भरत मुनि से हमारा जो नाट्य शास्त्र है, वहाँ से आज तक का हिंदी रंगमंच हो, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, उसमें अभिनेता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मराठी के नाटक अभी भी अभिनेताओं के नाम से जाने जाते हैं, बहुत कम निदेशकों के नाम से जाने जाते हैं। बंगाली में शम्भू मित्रा थे, वो उनके नाम से लोग नाटक देखने जाते हैं। श्री राम लागू के नाम से नाटक देखने जाते हैं, परेश रावल के नाम से नाटक देखने जाते हैं। नाटक का नाम भी उनको नहीं मालूम होता है, डायरेक्टर कौन है वो तो मालूम ही नहीं होता। अब देखिए, अभी भी थिएटर में ख़ास तौर से डोमिनेटिंग एक्टर ही है, और ये मेरा मानना भी है। जैसे मैं अपने नाटकों से उदाहरण दे रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि जब आप किसी नाटक को चुनने के बाद एक अभिनेता को चुनते हैं, तो अभिनेता ही एक ऐसी जर्नी वो तय करता है निर्देशक के थ्रू, जो ऑडियंस तक या दर्शकों तक वो बात पहुंचाता है। और मुझे लगता है कि यदि नाट्य शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है, ये उसमें लिखा हुआ है या सुना होगा आपने कि अभिनेता के लिए उन्होंने कहा है कि भौं भी नहीं होना चाहिए, बाल भी नहीं होना चाहिए, कि वो रूप बदल सके, हर तरह का कैरेक्टर बन सके। इसलिए अभिनेता के बिना नाटक की परिकल्पना, खास तौर से मंचन की, वो मुझे मुश्किल लगती है। चाहे वो किसी भी तरह का नाटक, चाहे ब्रेख्त का नाटक हो, चाहे भरत मुनि का नाटक हो, चाहे स्ट्रीट प्ले हो, उसमें अभिनेता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात शुरू करने के लिए मैंने बात शुरू की है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने उस कड़ी को बढ़ाया कि ठीक है, निर्देशक के पास नाटक आया तो नाटक निर्देशक ने 7 बजे बाद अभिनेताओं को सौंप दिया, लेकिन फिर भी बहु प्रचलित बात यही है कि सिनेमा डायरेक्टर का है और नाटक एक्टर का है। ये मुहावरा इतना सशक्त है कि मैं रोकता हूँ आपको, आजकल सिनेमा एक्टरों का भी है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं भी डायरेक्टर बहुत मतलब गिने हुए डायरेक्टर हैं। अभी सुभाष घई नई फिल्म बनाते हैं तो पहले वो देखते हैं कि एक्टर कौन है, स्टार्स। अभी सुभाष घई के नाम से लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं, एक्टर के नाम से फिल्म तो देखने यही परिपाटी एक्चुअली थिएटर में भी उल्टी हो गई है सर। मुझे लगता है कि नाटक को लोग लेखक और निर्देशक के नाम से जानते हैं बजाय एक्टर्स के नाम से। हो सकता है ये एरिया स्पेसिफिक बात हो शंभू मित्रा की और वहाँ की, लेकिन ब्रॉडली द मेजॉरिटी प्लेज आर नोन बाय द नेम ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि किसका प्ले। ये हिंदी का दुर्भाग्य है, सीरियसली हिंदी का दुर्भाग्य। मैं तो किसी ड्रामा स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत अनपढ़ किस्म का आदमी हूँ, गंवारू हूँ। चूँकि मैं सिनेमा में प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लाव लजमा, आपको मेरे को दिख रहा होगा, ब्लू कलर का शर्ट, ब्लू कलर का ये, तो मैं वो रंग और रूप का ही खाता हूँ, इसलिए रूप बनाया मैंने। पर हिंदी रंगमंच का दुर्भाग्य है कि वो अभिनेताओं के नाम से नहीं जाना जाता। एक दूसरी बात यह है कि हिंदी रंगमंच के लोगों ने ये सोच लिया कि सारा कुछ रंगकर्म दिल्ली से पोषित होगा और दिल्ली में ही होगा और दिल्ली ही डोमिनेट करेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि एक संस्थान है उसमें कोई इशू नहीं है। 2000 संस्थान होते हैं और वो संस्थान हर बार बड़ा एक्टर ही पैदा करेगा, ये वो सोच के चलते हैं और गधे पैदा होते हैं। फैक्ट। आप एक पीढ़ी के बाद, सुनील है, नसीर भाई हैं या ओम, एक पीढ़ी के बाद आप गिन लीजिए, 10 साल हो गए, ना कोई डायरेक्टर निकला, ना डिज़ाइनर निकला, और जो निकले हैं, जो हैं, उस एक चौराहा, यदि आप दिल्ली कभी गए होंगे और NSD आपने देखा होगा, तो एक गोल चौराहा है, उसके 7 रास्ते हैं, वो उधर ही घूमते हैं, उसी 7 में स्ट्रगल है उनका,
उसी साथ में वो अपना भजन करते हैं एक दूसरे के लिए। तूने अच्छा किया, मैंने भी बहुत अच्छा किया, उसने खराब किया और हम कर रहे हैं तो पूरा देश का रंग कर हम बदल देंगे। ये गलत, ये सरासर गलत। क्यों? एक छोटे से गांव से आया हुआ हबीब तनवीर दुनिया का बड़ा डायरेक्टर बनता है बिना किसी इंस्टीट्यूट के पढ़े। राडा को छोड़ दीजिए आप। वो लौटने के बाद जब उनको पता चला कि चंदेनी, राउत नाचा, जो भी छत्तीसगढ़ की फोक कलाएँ हैं, उन्होंने एडॉप्ट करके फिर अपना एक प्रोसेस तैयार किया। मैं ये नहीं कहता, मैं नकारता भी नहीं हूँ एनएसडी को, क्योंकि कारण जी मेरे गुरु रहे हैं और बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स लोग हमको पढ़ाने आए हैं। हमने उनके साथ काम किया है, पूरे देश के बड़े रंगकर्मियों के साथ और डायरेक्टरों के साथ। मैं नकारता नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी ये हिस्सा है कि हिंदी में एक्टर के नाम से थिएटर नहीं जाना जाता है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से ऑडियंस ने भी बड़ी भरपूर सहमति दी कि कोई एक संस्थान के कारण कोई एक्टर या डायरेक्टर पैदा नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी मैं सुनील सर से पूछूंगा, सुनील सर, कि क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हम कह सकते हैं सर कि ये बात है कि रंगमंच अभिनेता का ही है? सबसे पहले तो मैं विषय से परे एक बात कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैं यहाँ इत्तेफाक से हूँ और मैं इसमें आपकी दाद देना चाहता हूँ, आपकी ईमानदारी और साफगोई की। कि जब आपने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आलोक आने वाले थे, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो अब एक एक्टर चाहिए जो बोले, तो आप क्या आ सकते हैं? तो मैं उस तैयारी से नहीं आया, पहली बात। अब आ जाते हैं विषय पर। सर, पर हम भी आपकी दाद देते हैं कि सर आपने इतने कम समय में ये निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ तक आए सर। ये भी एक एक्टर कर सकता है। थैंक यू। आलोक दादा के आने का पता तो मुझे बहुत लेट लगा, पर उसके पहले ही जब हमने कल आपको यहाँ देखा तो हमने तब तय कर लिया था कि आप अब आते हैं विषय पर। नाटक किसका? तो एक नाटक है चरणदास चोर, उसका मुंबई में शो हो रहा था और जो बंदा तबला बजाता था और नाल बजाता था वो नहीं आया, मतलब लेट हो रहा था। उसे 4 बजे आना था और 6:30 बजे का शो था, 6 बजे का शो था। पृथ्वी पर 6 बजे, 6 और 9 बजे का शो होता और वो 5, सवा 5 तक नहीं आया और सबकी हालत ख़राब थी। अब नाटक कैसे होगा? यानी अगर वो नहीं आता तो शायद नाटक नहीं हो पाता, या होता तो पता नहीं कैसा होता। तो उस वक्त लगा नाटक इसका है। फिर जब अभी जयंत ने रंगमंडल की बात की, तो जब 82 में रंगमंडल बना था तो मैं, क्योंकि कारण जी का स्टूडेंट था 78 से 81 तक और कारण जी का बहुत स्नेह था मेरे ऊपर, तो उन्होंने मुझे रंगमंडल बुलाया कि रंगमंडल शुरू कर रहे हैं, तुम आ जाओ, म्यूज़िक में तुम मेरी हेल्प करना। तो इन लोगों के साथ एक प्ले किया था उन्होंने, घासीराम कोतवाल, आलोक भी था उसमें, जयंत भी था और बाकी सारे लोग थे। उसमें मैं और कारण जी हारमोनियम लेकर के साइड में बैठते थे और म्यूज़िक करते थे, गाते भी थे और सबको, एक्टर्स को सुर भी देते थे। कल्पना कीजिए कि वो हारमोनियम वाला किसी दिन ना हो तो क्या होगा? तो नाटक उसका। क्योंकि अंग्रेजी में जो ड्रामा है वो लिटरेचर है और जो थिएटर है वो प्रैक्टिकल है। स्क्रिप्ट किसकी? स्क्रिप्ट राइटर। नाटक किसका? नाटक करने वालों का। मेरे ख्याल से ये जो परिचर्चा है यहाँ ख़त्म हो जाएगी अगर मैं कह दूँगा नाटक किसका? नाटक करने वालों का। जो जो लोग नाटक से जुड़े हैं, नाटक उनका है। अगर आपका लाइट वाला नहीं आता है शो में या लेट आता है तो आप सबकी हालत ख़राब होती है, जितने लोग नाटक करने वाले हैं। अरे यार वो नहीं आया, आप कैसे करेंगे? तो तब आप कहते हैं कि हाँ नाटक इसका है। और रही बात नाटक निर्देशक का है, और जो अभी दीपक जी ने कहा कि यहाँ निर्देशक ज़्यादा जाने जाते हैं बजाय बनिस्पत के एक्टर्स के, तो नाटक निर्देशक का तब जब वो ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं। नाटक निर्देशक का तब जब वो परिचर्चाओं में बोलते हैं। लेकिन दरअसल देखा जाए तो नाटक सिर्फ और सिर्फ करने वालों का माध्यम है।
निर्देशक का जन्म तो बहुत सालों के बाद हुआ है नाटक करने के। अगर हिस्ट्री ऑफ थिएटर देखेंगे आप तो डायरेक्टर का जन्म बहुत बाद में हुआ है। पहले तो कुछ एक्टर्स मिलते थे और किसी मुद्दे पर इम्प्रोवाइज करते थे और एक नाटक कर डालते थे। बाद में लगा कि एक समग्र सोच के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बाहर से देख करके ये बता सके कि हम लोगों का बैलेंस बराबर है या नहीं है। क्योंकि अभिनेता जो है वो अपनी सोच से अपने पात्र पर ध्यान देता है, हर अभिनेता, और निर्देशक जो है वो समग्र रूप में नाटक क्या कहना चाहता है उस पर काम करता है और उसको बैलेंस करता है। इसलिए नाटक किसी एक की बपौती नहीं हो सकती, किसी एक की मतलब जायदाद नहीं हो सकती कि नाटक मेरा है। जहाँ तक फिल्मों की बात है, बिना एक्टर्स के फिल्में बनी है, बनाई जा सकती है, बिना एक्टर के नाटक नहीं हो सकता। कोई भी नाटक आज तक की इतिहास में बिना एक्टर के नहीं हो सकता। आप सिर्फ सेट्स और लाइट लगा करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, नाटक नहीं कर सकते। तो नाटक तो है एक्टर का भी है उतना ही जितना प्रॉपर्टी करने वाले का है, म्यूजिक करने वाले का है, कॉस्ट्यूम करने वाले का है, लाइट्स करने वाले का है, पब्लिसिटी करने वाले का है या डायरेक्टर का है। हाँ, डायरेक्टर उस टीम का कैप्टन ज़रूर होता है, लेकिन जैसा अभी जयंत ने बोला कि 7 बजे बाद नाटक जो है वो डायरेक्टर के हाथ से निकल जाता है और 7 बजे के बाद उसे पता नहीं होता कि ये नाटक अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, क्योंकि बुरा एक्टर अपने हिसाब से उसे बुरा कर डालता है, गैलरी से प्ले करना शुरू कर देता है और डायरेक्टर विंग्स में दाढ़ी नोचने लगता है या बाहर चला जाता है या पौवा खोल लेता है, और अच्छा एक्टर विंग्स में खड़ा होकर नाटक देखता है कि हाँ यार इसने अच्छा किया। तो वो जो कंट्रोल है निर्देशक का वो 3rd बेल तक है सिर्फ, उसके बाद नहीं। तो मेरे ख्याल से नाटक जो है वो सबका है, लेकिन फिल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ निर्देशक की। नाटक सबका है। सॉरी, एक लाइन मैं पूरी कर दूंगा बात। फिल्म जो है वो फिल्म की शूटिंग से पहले भी बन रही होती है और फिल्म की शूटिंग के बाद भी बनती रहती है। ऐसे तमाम निर्देशक हैं पुराने जिन्होंने अगर 3 घंटे की फिल्म दिखाने के लिए शूट की थी तो जो टोटल फुटेज था वो 12 घंटे का था या 20 घंटे का था। वो फिल्म उन्होंने एडिटेबल बनाई है और उसमें जिस एक्टर ने शायद जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा वो काट दिया गया होगा क्योंकि वो फिल्म में फिट नहीं हो रहा। तो इसलिए फिल्म जो है पूरी तौर पर निर्देशक का माध्यम है। हाँ, ये एक अलग दुर्भाग्य है फिल्म का कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ क्या सब जगह पूरी दुनिया भर में स्टार्स के नाम से फिल्म बिकती है, लेकिन वो एक बिजनेस की बात हो गई, फिल्म की कमर्शियल बात हो गई कि फिल्म किसके नाम से बिकती है। लेकिन फिल्म बिकना या ना बिकना, अच्छी फिल्में अब भी बनती हैं, नए नए एक्टर्स उसमें आते हैं, अच्छी फिल्मों में काम करते हैं, लोगों को पसंद आती हैं और फिल्में बिना एक्टर्स की भी बनती हैं। थैंक यू सुनील। सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि निर्देशक जो है वो बाद में आया सीन में, यानी कि नाटक दल रहे होंगे या दल ऑर्गेनाइज नहीं रहे होंगे, अभिनेता होंगे, वो अभिनय करते होंगे, उनको समन्वय किया, एक कोऑर्डिनेट किया और फिर नाटक की तरह प्रस्तुत हुआ तो निर्देशक जो है दृश्य में आया। सर, मैं सौरभ जी से पूछूंगा। सौरभ जी तो लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और एक्टर भी हैं। अब इन्होंने तीनों कमान एक साथ संभाल रखी है, तो निर्देशक एक खाली समन्वयक है या नाटक में अपना क्या डालता है? तो ये रोल जो है मतलब एक एक्टर का और एक डायरेक्टर का, फिर ये विज हैंड इन हैंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक खाली कोऑर्डिनेटर तो नहीं होगा वो। निर्देशक डालता क्या है, एक्टर उसको लेता क्या है, और 7 बजे बाद एक्टर अपनी स्पेस कैसे ढूंढता है जब डायरेक्टर अब सामने नहीं है? तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल। आप तीनों रोल एक साथ निभा रहे हैं सर। दीपक जी ने बातचीत की शुरुआत में ही इस विषय को ऐसा घेर दिया कि सब उसी के भीतर बोल रहे हैं। इन्होंने शुरुआत इस चीज़ से करी कि नाटक की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लेखक लिखता है, निर्देशक उसे निर्देशित करता है, एक्टर उसमें अभिनय करता है और फिर वो दर्शकों के सामने पहुंचता है। और मेरे ख्याल से फिर ये सारी बात इसी पे होने लगी कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेखन या निर्देशन या अभिनय। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी समझ से, मैं प्रोफेशनल थिएटर वर्कर तो नहीं हूँ, लेकिन सन 79-80 से लगभग लगातार अमेच्योर थिएटर कर रहा हूँ। अर्ध व्यावसायिक थिएटर भी किया है। अर्ध व्यावसायिक उसे इसलिए कहूँगा कि उसमें हम
मुफ्त में निमंत्रण दे के लोगों को नहीं बुलाते थे, दर्शकों को टिकट बेच के बुलाते थे। हम उसके ऊपर आजीविका नहीं चलाते थे, लेकिन दर्शक पैसे दे के टिकट लेके आते थे वो थिएटर देखने। भारत भवन रंगमंडल के साथ हमारा उस ज़माने में बहुत गहरा म्यूचुअल संबंध था। हम अपने नाटक इलाहाबाद से कैंपस थिएटर सचिन तिवारी के साथ में काम करता था, लेके वहाँ जाते थे भोपाल भारत भवन में, और वहाँ के सारे नाटक हम इलाहाबाद मंगा के फेस्टिवल्स में कराते थे। है वदन और जी महानिर्वाण, स्कंदगुप्त सभी आए थे वहाँ। हम अपने नाटक भी ले जाते थे, मैं भी गया हूँ। खैर वो सिर्फ इसलिए कि जो मेरा अनुभव है। पर मेरा ये मानना है कि नाटक को सिर्फ दो चीज़ों की दरकार है, एक दर्शक और दूसरा वो नाट्यकर्मी जो उसे कर रहा है, उसे आप अभिनेता का नाम दे दीजिए। स्क्रिप्ट की दरकार ज़रूरी हो नहीं है। बहुत सा नाटक सिर्फ आंगिक हो सकता है, बहुत सा नाटक बिना शब्द के हो सकता है, बहुत सा नाटक बिना स्क्रिप्ट के हो सकता है। नाटक सेट डिज़ाइन, लाइट्स, म्यूज़िक, बैकग्राउंड का सीनोग्राफी और शायद ज़रूरत ना पड़े तो निर्देशक भी, इन सब के बगैर नाटक खेला जा सकता है, लेकिन दर्शक के बगैर नाटक नहीं पूरा होगा। आप सुनील जी अभी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, इनसे गाहे बगाहे जगह जगह पर थिएटर से जुड़ी हुई गतिविधियों से, कहीं ये बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहे होते थे, कहीं और कुछ गतिविधि कर रहे थे, तब से मेरी मुलाकात है। अभी ये कह रहे थे कि उस रोज़ वो ढोल नाल बजाने वाला नहीं आया तो समझ में आया नाटक किसका है। पर आप कल्पना कीजिए किसी ऐसे शो की जिसमें 30 लोगों का एक थिएटर का दल अपना प्रदर्शन करने के लिए मंच पे तैयार बैठा है और किसी कारण से एक भी दर्शक ना आए। कोई वजह हो सकती है, शहर में कर्फ्यू लग गया, बाढ़ आ गई, कोई वजह हो सकती, उस दिन की कल्पना कीजिए। तो नाटक, मेरा ये मानना है कि अभिनेता और दर्शक दोनों का है, यही दो उसके मूल तत्व हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें स्क्रिप्ट हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें और कोई भी चीज़। आखिर नाटक है क्या? आपने शुरुआत में ही जयंत जी ने ये बात कही कि एक आदमी की अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक इच्छा होती है, वो एक आदिम इच्छा है। गुफा मानव जब था वो, तब भी वो अपनी भावनाओं को और अपने अंदर की रचनात्मकता को उन पहाड़ियों की गुफा की दीवारों पर पत्थर से कुरेद कुरेद के चित्र बना बना के, जो भित्ति चित्र, गुफा चित्र के नाम से जाने जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करता था। शिकार कर लेता था तो खुश होकर नाचता था। किसी दूसरे कबीले की लड़कियां जीत के ले आता था या उस कबीले को मार के वापस लौटता था तो जश्न मनाता था। ये भी नाटक था। वो सबके सामने प्रदर्शित कर रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। कोई भी इंसान अपने आप में हर समय अभिनेता होता है। अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग लोगों के साथ वो अपना रोल बदलता चलता है। अपने बॉस के साथ वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ डिफरेंट तरीके से, अपने दोस्त के साथ डिफरेंट तरीके से, अपनी पत्नी या पति के साथ डिफरेंट तरीके से। वो हर रूप में अभिनय कर रहा है। तो आदमी की ये जो आदिम इच्छा है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, ये नाटक में भी अभिव्यक्त होती है। पूरी कलात्मकता के साथ होती है, पूरी रचनात्मकता के साथ होती है। वो क्रिएटिविटी जब दर्शक तक पहुंचती है और दर्शक उसे रिसीव कर लेता है, तब ये प्रक्रिया नाटक की पूरी होती है। मंचन और दर्शकों के द्वारा उनको ग्रहण करना, इस प्रक्रिया में निर्देशक की जो भूमिका है वो अलग है। वो उसे इस तरह से विजुलाइज करके, इस तरह से डिज़ाइन करके पेश करता है कि जो वो अभिनेता के माध्यम से या जो उस स्क्रिप्ट में है उसका जो कथ्य है उसको वो दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। नाटक बाकी सबके बगैर हो सकता है, लेकिन अभिनेता और दर्शक इन दो की गैर मौजूदगी में नाटक नहीं हो सकता। थैंक यू सौरभ जी।